नमस्कार मित्रों, डियर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एमपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज यानी कि 23 मार्च को इसका थर्ड पेपर था। सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस थर्ड का आज पेपर हो गया है। तो इसके पहले भी मैंने फर्स्ट और सेकंड पेपर यानी 21 मार्च और 22 मार्च का पेपर जो है अपलोड किया हुआ है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आप वह भी देख सकते हैं। यहाँ आज हम बात करेंगे जीएस थर्ड यानी कि सामान्य अध्ययन जो तृतीय प्रश्न पत्र था उसके बारे में। किस प्रकार का प्रश्न पत्र आया, क्या पूर्णांक रहा, किस प्रकार का इसका पैटर्न रहा और क्या क्वेश्चन रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दो पेपर में था, इसमें भी 3 घंटे का समय है। कुल पूर्णांक जो है 100 है और खंड आ और खंड वा में इसको भी बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं खंड आ जो 150 नंबर का था। इसमें आपके लिए 15 अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें से सभी के उत्तर देना अनिवार्य है और उत्तर की जो शब्द सीमा रखी गई है वह है 15 से 20 शब्द और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, जिप्सम तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या अंतर है। दूसरा है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक कुली अपने सिर पर 30 किलो वजन रखकर चल रहा है, कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना है। अगला प्रश्न है, जलकुंभी जल की सतह पर क्यों तैरती है। शब्द सीमा का यहाँ पर ध्यान रखना है। 15 से 20 शब्दों में ही उत्तर को कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। अगला प्रश्न है, एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 रुपये है। एक दुकानदार उसे 20% लाभ पर बेचा। खिलौने का क्रय मूल्य क्या था। यहाँ आपको विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया गया है और आपको क्रय मूल्य निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ से। अगला क्वेश्चन है, समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सब कुछ दे दिया गया है। समलंब चतुर्भुज के जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो आप लगा देंगे। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी दी गई है, लंबाई दी गई है और अन्य भुजा एक आपको ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न है, पाई चार्ट क्या है। 8वां प्रश्न है, एक वृत्तीय घड़ी का मिनट कांटा 15 सेंटीमीटर लंबा है। उसे 1 घंटे में वृत्तीय बिंदु केंद्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यहाँ पाई का मान 3.14 रखकर इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति के भाग लिखिए। 10वां प्रश्न है, परजीवी जंतु क्या होते हैं, इनके विषय में आपको लिखना है। परजीवी होता है ऊर्जा प्रबंधन, इसके संबंध में आपको लिखना है चुनौतियां और मुद्दे, मतलब कि ऊर्जा प्रबंधन के संबंध में जो है चुनौतियां क्या हैं और इसके प्रमुख मुद्दे क्या हैं। अगला प्रश्न है, मल कीचड़ प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। 13वां प्रश्न है, जैवोपचारण, जैवोपचारण के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। 14वां प्रश्न है, वैकुंठ रमन रामकृष्णन। 15वां है, जैव आवर्धन। देखिए यहाँ पर जब भी इस प्रकार के शब्द है तो इनके विषय में आपको जो महत्वपूर्ण बातें पता है वह आप लिख सकते हैं 15 से 20 शब्दों में। अगला प्रश्न आता है दूसरा प्रश्न, जिसमें आपको 12 प्रश्न दिए जाएंगे और किन्हीं 10 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। अधिकतम 100 शब्दों में उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 6 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो दूसरे प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न आता है, बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सोनिक बूम एवं इसका प्रभाव लिखिए। अगला प्रश्न आता है, ठोस से बने 3 घनों जिनकी भुजा 30, 40 और 50 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाए तो नए बने घन का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आयतन ज्ञात करके और फिर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया पर टिप्पणी लिखिए। 5वां प्रश्न है, एक कक्षा में छात्रों का प्रतिशत का विद्यार्थियों की कुल संख्या का 40% है एवं इनकी संख्या 22 है। कक्षा में छात्राओं की संख्या का छात्रों की संख्या से अनुपात
ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है। यदि आप इन सब का सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। 6th क्वेश्चन है, 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। जब अंकों को हम परस्पर बदलते हैं तो पाते हैं कि परिणामी नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो 2 अंकीय संख्या क्या है? बहुत ही अच्छे प्रश्न आए हैं जो हैं गणित से। अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदन, इसके प्रकार एवं उपयोगिता को समझाइए। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, इनके नुकसान होते हैं, वह भी यहाँ पर लिखना है। 9वां प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन, इसके कारण एवं निदानात्मक उपायों को समझाइए। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 2 पर टिप्पणी लिखिए। 11वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं समझाइए। 12वां प्रश्न है, बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर दूसरा प्रश्न समाप्त हो जाता है और तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में 3 प्रश्न होंगे जिनका आपको अथवा भी दिया जाएगा, यानी कि 2 में से किन्हीं एक प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। अधिकतम जो शब्द सीमा है वह 300 है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और सबसे अच्छी बात कि प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पर आपको 15 अंक प्रदान किए जाएंगे, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सारणी दी गई है और सारणी में खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। देखिए खेल दिए गए हैं, मुक्केबाजी, शतरंज और इस प्रकार से अन्य खेल दिए गए हैं। कुल खिलाड़ियों का जो है प्रतिशत दिया गया है, कुल खिलाड़ियों का प्रतिशत दिया गया है। इसके बाद पुरुष और महिला खिलाड़ियों का यहाँ पर अनुपात दिया गया है और कुल खिलाड़ियों की संख्या 100 है। फिर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, कुल महिला खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, किस खेल में सर्वाधिक पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया, और सबसे लास्ट है, स्नूकर में पुरुषों की भागीदारी कुल पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों का कितना प्रतिशत है। इसका ही अथवा दिया गया है कि क्वांटम वर्चस्व क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस प्रकार भिन्न है, क्वांटम कंप्यूटिंग से क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। आप इन दोनों में से किन्हीं एक प्रश्न को हल कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की वर्तमान स्थिति का वर्णन करो एवं भविष्य में उनकी संभावनाओं की विवेचना करो। इसके अथवा में प्रश्न आता है, विज्ञान एवं तकनीकी का सामाजिक और आर्थिक विकास में अनुप्रयोग समझाइए, इसके उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या समझते हो, इन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के कार्यों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। या फिर इसके अथवा में आप हल कर सकते हैं, निरंतर उत्पन्न किए जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्रा का निस्तारण करने में क्या क्या बाधाएं हैं, क्या हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप में कैसे हटा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब खंड बा स्टार्ट हो जाता है। खंड बा में भी उसी प्रकार का पैटर्न आपको देखने मिलेगा जिस प्रकार का खंड आ में है। यहाँ पे भी पहले प्रश्न के अंतर्गत आपको 15 अतिलघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे और प्रत्येक उत्तर जो है आपको 15 से 20 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है। दूसरा प्रश्न है, जीडीआर से क्या अभिप्राय है। तीसरा प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है। पांचवा प्रश्न है, अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं। छठवां प्रश्न है, ट्रिप्स क्या है। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं। आठवां प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद से आपका क्या आशय है। नौवां प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम क्या है। 10वां प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है।
11वां प्रश्न है सुरक्षित भंडार क्या है। 12वां प्रश्न पूंजी उत्पत्ति अनुपात से क्या आशय है। 13वां प्रश्न है सापेक्ष गरीबी क्या है। 14वां प्रश्न उदित योजना क्या है। और पहले प्रश्न का अंतिम प्रश्न है कि भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको 12 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों को हल करना है। अधिकतम शब्द सीमा 100 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 6 अंक प्रदान किए जाएंगे। पहला प्रश्न है आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रमुख स्तंभों के बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश के विनिर्माण क्षेत्र के विकास में आधारभूत ढांचे की कमी के कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था में संपोषणीयता में वृद्धि हुई है। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व बताइए। 5वां प्रश्न है भारत में गरीबी के मापन हेतु तेंदुलकर समिति की प्रविधि रंगराजन समिति से भिन्न कैसे है। 6वां प्रश्न है सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते हुए ग्रामीण ऋण पर इसके प्रभाव बताइए। 7वां प्रश्न है भारत में मौद्रिक प्रसारण प्रभावी क्यों नहीं है, मूल्यांकन कीजिए। 8वां प्रश्न है विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक विकास विनिर्माण एवं निर्यात हेतु एक इंजन होता है, विवेचना कीजिए। 9वां प्रश्न है मध्य प्रदेश में कृषि विकास में उद्यानिकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। 10वां प्रश्न है वर्ष 2020-21 के प्रथम 2 तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। 11वां प्रश्न है मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में मुख्य कमजोरियों की व्याख्या कीजिए। 12वां प्रश्न है मुफ्त बिजली के रूप में सब्सिडी से भूजल का क्षय हुआ है, समझाइए। तीसरे प्रश्न में आपके लिए 3 प्रश्न दिए जाएंगे और उनके उप प्रश्न रहेंगे, यानी कि अथवा प्रश्न आपको दिया जाएगा, जिसमें से किन्हीं 2 में से आपको एक प्रश्न हल करना है। शब्द सीमा यहाँ पर 300 है और अंक आपको 15 प्रदान किए जाएंगे। मित्रों, यदि आप MPPSC मेंस जो अभी चल रहे हैं और आगे प्री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और मेंस एग्ज़ाम के पेपर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की भूमिका एवं निष्पत्ति का मूल्यांकन कीजिए, अथवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है भारत में ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी की प्रकृति एवं कारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत में दूसरी पीढ़ी के सुधारों की उपलब्धियों एवं विफलताओं का विश्लेषण कीजिए। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कौशल विकास के प्रावधानों की विवेचना करें, अथवा गरीबी और आय की असमानताओं को कम करने में सार्वभौमिक बुनियादी आय कैसे एक उपकरण हो सकती है, अपना मत प्रकट करें। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आपके लिए यूज़फुल रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम इस प्रकार की और वीडियोज़ आपके लिए उपलब्ध करा सकें।